नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज शेयर मार्केट अपने उच्चतम स्तर पर है और इसमें काफ़ी नए-नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं। जब कभी भी शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टी मार्केट में तेज़ी आती है, तो उसमें इन्वेस्टर्स घुसने की कोशिश करते हैं और नए-नए इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और नए इन्वेस्टर्स को किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जब कभी भी कोई भी व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसको शुरू में किस ढंग से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? इन दोनों पहलुओं पर हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स को, ख़ास तौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको फ्यूचर और ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन में 89% तक रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ घाटा होता है, जो कि सेबी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 नवंबर में बताया गया था, जिसमें कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच द्वारा बताया गया था नवंबर 2023 में कि रिटेल इन्वेस्टर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादातर नुकसान उठाते हैं और उनको फ्यूचर और ऑप्शन अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पर नए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन की नॉलेज नहीं होती और वे इस सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और ये काफ़ी रिस्की होता है। हालाँकि शुरू में उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, जितनी कि डायरेक्ट शेयर में परचेज़ करने में होती है, कैश परचेज़ करने में होती है। लेकिन जितना उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन उसमें कई गुना रिस्क ज़्यादा होता है और नुकसान होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, जिसका कि वो अंदाज़ा लगा नहीं सकते। ऐसा भी एक मेरे परिचित थे, जिन्होंने शुरू में फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग की और उस ट्रेडिंग के दौरान लाखों रुपए का नुकसान उठाया और उस नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें अपना मकान बेचना पड़ा, अपने दोस्तों से कर्ज़ा लेना पड़ा और जहाँ भी रिसोर्सेज़ उनके कर्ज़ा लेने के थे, उसको लेना पड़ा और उसके बाद भी उस नुकसान की भरपाई करने में उन्हें जीवन पर्यंत प्रयास करना पड़ा। तो दोस्तों, हाल ही में एनएससी के चीफ श्री आशीष कुमार चौहान द्वारा भी यही कोशिश किया गया है कि रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट ना करें, उसके बजाय वो म्यूचुअल फंड का रूट लें। फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, थोड़ा-सा उसके बारे में जानकारी दे देंगे, फिर उसके बाद क्यों इसमें रिस्क होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जिसमें वो बायर और सेलर होते हैं, उनको प्री-डिटरमाइन्ड प्राइस पर फ्यूचर ट्रांज़ैक्शन करने का एग्रीमेंट करते हैं, उसमें कि उनके राइट और ऑब्लिगेशन होते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए किसी पर्टिकुलर डेट में और पर्टिकुलर प्राइस पर। एग्ज़ाम्पल के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने टाटा के शेयर, जो उनकी प्राइस आज की डेट में ₹1000 है, उसको ₹1100 में खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया 1 महीने बाद का, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसमें उसकी ड्यूटी होगी 1 महीने बाद उस टाटा के शेयर को ₹1100 में खरीदेगा और जो बेचने वाला है उसकी ड्यूटी है कि वो ₹1100 में शेयर उपलब्ध कराएगा। इस स्टेज पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें इनिशियल थोड़ी-सी फीस पे करके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है और जो एक्चुअल जो अमाउंट की ट्रांज़ैक्शन होगी, वो कॉन्ट्रैक्चुअल डेट पर ही होगी। ऑप्शन के केस में थोड़ा-सा डिफरेंट है, उसमें होल्डर को राइट होता है अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज़ करने का और उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता।
उस पीरियड में कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा गया कि जब ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज करने का टाइम होता है, तो जब होल्डर को लॉस हो रहा होता है तो वो इंतजार करता है कि इसमें फर्दर प्रॉफिट होगा। लेकिन अल्टीमेटली जब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट का पीरियड खत्म होता है तो उस समय यदि जो भी लॉस हो रहा होगा उसको बियर करना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि अब ये इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में जिस टाइम ऑप्शन खरीदी या बेची जाती है, उस समय थोड़ी-सी फीस पे करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो उस समय ही उसमें प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट किया जाता है। थोड़ा-सा अमाउंट होने की वजह से कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और बाद में नुकसान होने पर उन्हें उसकी भरपाई करने में परेशानी होती है। दूसरा जो मेजर रीज़न है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच के चलते हैं कि हमें लालच में आकर के ये सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, तो उस फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए इमोशनल बेसिस पे बहुत बड़े ऑप्शन ट्रेडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं, जिसमें कि यदि स्थिति बदल जाए और उसको प्रॉपर्ली हेज ना किया हो, तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्यों नुकसानदायक है, क्यों उसका सही फ़ायदा नहीं हो पाता, उसके पीछे 4-5 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या शुरू में जो रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में घुसते हैं, उनको मार्केट रिस्क का ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और मार्केट के ट्रेंड के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता। वो अंदाजे से ही ट्रेडिंग करते हैं और उस अंदाजे की वजह से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा कारण है कि रिटेल ट्रेडर्स का जो कैपिटल होती है वो एक लिमिटेड लेवल पे होती है और उस कैपिटल के हिसाब से वो लिमिटेड रिस्क ले सकता है, तो उसका रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम होता है। लेकिन वो कई बार इमोशनल डिसीजन ले लेता है ग्रीडीनेस की वजह से और उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तीसरा जो कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पूरी एनालिसिस नहीं कर सकता, पूरे फैक्टर्स को नहीं जान पाता है और मार्केट के ट्रेंड का उसको सही अंदाज नहीं होता, जिसकी वजह से उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से गलत डिसीजन ले लेते हैं। चौथा कारण है कि जब भी ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करता है, उसमें काउंटर हेजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स काउंटर हेजिंग नहीं कर पाता। वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को नहीं समझता और जिसकी वजह से उसको फिर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ्यूचर्स और ऑप्शंस का बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेंड टीम होती है, उनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, उनके पास ज़्यादा कैपिटल होती है और वो एक सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करा करके एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं और वो मार्केट की नॉलेज भी ज़्यादा रखते हैं। कई बार मार्केट को फ्लक्चुएट भी कर पाते हैं, डिमांड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ये सब चीज़ें सारे फैक्टर होने की वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमेशा फ़ायदा उठाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को समय पे नॉलेज ना होने की वजह से नुकसान ही उठाना पड़ता है। दोस्तों, एफ एंड ओ ट्रेडिंग पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, जो कि ये उसके वॉल्यूम के ट्रेंड से पता लग सकता है। जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन का जो टोटल वॉल्यूम था मार्च 2024 में वो 8,740 लाख करोड़ था, जो कि मार्च 2019 में केवल 217 करोड़ था। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन कितना पॉपुलर हो चुका है।
इसका वॉल्यूम बढ़ाने में एफआईआईज का, एफपीआईज का या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा रोल है। तो इसमें यदि कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता है तो उसको नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही ये भी देखा गया है कि जो डेली टर्नओवर है कैश सेगमेंट का, वो केवल 1 लाख करोड़ है आज के डेट में, जबकि F&O सेगमेंट में 330 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है डेली बेसिस पे। इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना ऑप्शन एंड फ्यूचर पॉपुलर हो चुका है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब कभी भी रिटेल इन्वेस्टर यदि ऑप्शन और फ्यूचर्स में इन्वेस्टमेंट करने की सोचता है तो उससे पहले उसको मार्केट में म्यूचुअल फंड रूट से या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके ट्रेंड का पता लगाना चाहिए। और जब वो कुछ समय तक मार्केट की पूरी स्टडी कर ले तो उसके बाद ही उसको फ्यूचर और एंड ऑप्शन के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं उनके बारे में जानकारी लेकर के ही अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करने चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में डिटेल टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं तो मैं उस पर भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना सकता हूं। आप अपने कमेंट में लिखें कि क्या आपको एक्सक्लूसिव वीडियो की ज़रूरत है, तो मैं उस पर वीडियो जारी करूंगा। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या शेयर मार्केट की टेक्निक के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।